हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट डायमेंशन में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिश जीशु से कहता है कि वो उसकी सहायता कर सकता है खाना बनाने में, लेकिन जीशु उसे मना कर देता है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि उसने जाने के लिए कहा ही था बस, पर अनिश के लिए वो उसका आदेश था, तो वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। अब जो हमारा जीशु होता है वो सारा खाना टाइम पर बना भी लेता है, और जो हमारा अनिश होता है वो जो सीढ़ियों के ऊपर जो वो होता है ना, रेलिंग, हाँ रेलिंग जो होती है वहाँ पर खड़ा होता है और जीशु को देख रहा होता है। लाइक वो उसकी स्पीड को देख रहा होता है कि वो कैसे जल्दी काम कर रहा है। वो फिर मन में ही कहता है, ये मानव कितनी तीव्रता से सारे कार्य कर रहा है, अद्भुत। अब जो हमारा जीशु होता है वो इस बात से बेखबर कि अनिश को उसे ऑब्जर्व कर रहा है, अपना काम कर रहा होता है। वो खाना ना बना लेता है और फिर उसे बोल में सर्व करके और जो सैंडविच थे उन्हें प्लेट में लगा के डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब तक वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। वो सभी को गुड मॉर्निंग कहता है, लाइक मिस्टर जाओ, मिसेस जाओ, यूहान और लुओ। प्रिंस तो चला ही गया था, तो उन सबको गुड मॉर्निंग कहता है और कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देता है। वो इस बात को माइंड नहीं करता और वहाँ रख देता है खाना, और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उससे आज थोड़ा जल्दी थी, बिकॉज ऑलरेडी ये लोग उससे इतना लेट करवा चुके थे। अब वो और लेट नहीं होना चाहता था, तो वो वहाँ खाना रख के जाने लगता है। तभी युवान कहता है, खाना कौन देगा हमें? जो इशू होता है उसके तरफ पलट के देखता है और कहता है, हाँ। तो युवान कहता है, खाना सर्व कौन करेगा? तो शिशु एक स्माइल करता है और कहता है, मैं ही करूँगा। तो लुआ कहती है, तो करो ना, आपकी महारत निकाले तुम्हारे लिए। शिशु कुछ भी नहीं बोलता है और आकर वो खाना जो था वो सबको सर्व करने लग जाता है। और अनुष ये चीज़ भी ऊपर से देख रहा होता है और कहता है, हाँ, मानव की तो लीला ही अपरंपार है। ये मूर्ख इन सभी के लिए भोजन का प्रबंध करके लाया है और ये सब इसका ही अपमान कर रहे हैं। मेरी धारणा मानव को लेकर 100% उचित है। इनसे अधिक नीच और पाखंडी कोई हो नहीं सकता। अब शिशु जो होता है हमारा, उसको खाना सर्व कर देता है और सर्व करने के बाद वो जो एप्रन होता है वो उसे उतार कर किचन में रख देता है और स्टेयरकेस की तरफ जाने लगता है। लो अब तू देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ, इसको यहीं गाँव में बसाए रखूँगा और फिर ये ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा और फिर बॉस की डांट खाएगा, बड़ा मज़ा आएगा, देखना। लो कहती है, गो फॉर इट। अब शिशु जो होता है वो स्टेयरकेस से ऊपर आने वाला होता है, तभी हमारा जो युवान होता है उसे आवाज़ जस्ट देने वाला होता है। तभी जो अनिष्क होता है वो वहाँ बैठे उन 4 लोगों की उस बात की मेमोरी ही मिटा देता है। लाइक अब युवान ने लुओ से बात कही थी तो मिस्टर मिसेस भी तो सुन रहे थे ना, तो उसने इस बात की उन 4 की ही मेमोरी मिटा दी होती है। अब जब मेमोरी नहीं रही तो उन्हें याद भी नहीं था कुछ, और लोग सोच रहे थे कि वो लोग कुछ भूल रहे हैं, पर वो लोग कुछ याद नहीं कर पाते। अब जीशु जो होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है, वो अपने रूम में आता है, अपने लिए ऑफिस की दूसरी ड्रेस निकालता है और तैयार होने चला जाता है। और अनिश होता है वो अंदर नहीं आता, वो वहीं खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है जो कि काफ़ी कंफ्यूज लग रहे होते कि वो क्या बोल रहा है एक साथ सबके साथ ये हुआ था ना, सब कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, पर उनको याद नहीं आ रहा होता है। और ये देखकर जो अपना अनिष्क होता है वो बड़ा ही एंजॉय कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं था कि अनिष्क को जीशु से बहुत लगाव हो गया था इसलिए वो सब कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके लिए जीशु एक पहला ऐसा इंसान था जिसने उसके साथ सही तरह का बर्ताव किया था। लाइक उसके जो पहले 3 मालिक थे जिन्होंने उसे जीता था, वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते थे। लाइक सीरियसली एक गुलाम की तरह बर्ताव करते थे। और जीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो उससे ऐसे ही बात कर रहा था जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, और उसने अभी तक उससे कुछ मांगा भी नहीं था। जैसे कि उसके बाकी जो 3 मालिक थे वो जैसे ही उन्हें प्राप्त हुआ था उन्होंने अपनी फरमाइशों की लिस्ट उसके सामने रख दी थी और उससे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। जीशु ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, तो जब इन लोगों ने जीशु के साथ ऐसा कुछ करने का सोचा था और जैसे वो लोग कर रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो लोग जीशु को और परेशान ना करें इस कारणवश उसने उन सबकी मेमोरी ही मिटा दी थी। अब वो कमरे में आता है जहाँ पर जीशु ने ड्रेस चेंज कर ली थी, वो अपने बाल बना रहा था और
अनुष्क उसी मिरर के सामने आके खड़ा हो जाता है, तो अब प्रतिबिंब में वो भी दिख रहा था और जीशु भी दिख रहा था। जीशु उसे मिरर में देखता है और कहता है, देखो मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी अनुपस्थिति में कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। अनुष्क कहता है, निश्चिंत रहो। फिर जीशु अपना वहाँ से बैग लेता है और जाने लगता है। तभी अनुष्क कहता है, सुनो। जीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है, अनुष्क कहता है, तुम्हारा उपवास है। अब जीशु से देखता है और कहता है, हाँ क्या? तो वो कहता है, वो तुम लोग रखते हो ना उपवास, तुम्हारा उपवास है? तो कहता है, नहीं तो क्यों? तो कहता है, वहाँ वो लोग सब लोग भोजन कर रहे थे, तुमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हो। तो जीशु स्माइल करता है और कहता है, मेरी फ़िक्र हो रही है। अनुष्क कहता है, कतई भी नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और नहीं होना चाहता, इसलिए मैं वहीं कुछ खा लूँगा। अब अनुष्क फिर कंफ्यूज, वो कहता है, लेट लेट क्या? अब जीशु हल्के से हंसता है, अपने सर पे मारता है और फिर जाते जाते ही हंसते हुए कहता है, रात को आके समझाता हूँ लेट का मतलब। और ये बोलते ही कमरा खोलता है, मतलब कमरा गेट खोलता है और चला आता है। अब जीशु तो चला गया था, अनुष्क उसी कमरे में घूम रहा होता है और फिर वो भी खिड़की से बाहर चला आता है और जो शहर जिसमें वो रहता था जीशु, उसमें इधर उधर घूमने लग जाता है। अब शाम का समय होता है, जो हमारा जीशु होता है वो घर आ जाता है, पर अनुष्क अभी घर पे नहीं था, वो ऐसे ही घूम रहा था बाहर बाहर। अब वो अपने कमरे की जो स्टेयरकेस थी, मतलब जो उसके कमरे तक जाती थी, वो स्टेयरकेस जो थी उस पर चढ़ रहा होता है, अपने कमरे तक जा ही रहा होता है। तभी मिसेस आती है और कहती है, अरे आ गया मेरा बेटा। जीशु उनकी तरफ इतना कहता है, जी मैम। वो कहती है, अच्छी बात है। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ के आती हैं और कहती हैं, ये लिस्ट है, जाओ अभी के अभी सुपरमार्केट से सारा सामान लेकर आओ। जीशु ना आज बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो कल अनुष्क ने उसकी बॉडी को पोजेस किया था, उसकी थकान भी थी उसके शरीर में। जब आपकी बॉडी को कोई पोजेस करता है तो होती है थकान, वो थकान थी। ऊपर से ऑफिस का काम, उसकी थकान थी। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और वो जो लिस्ट थी उसे ले लेता है और कहता है, मॉम बस मैं अपने हाथ में धुल लूँ फिर चला जाऊँगा। मिसेस आ कहती हैं, ठीक है जो करना जल्दी करो, वैसे भी लौट कर आके तुम्हें खाना भी बनाना है। जीशु कहता है, जी माँ। और वो लिस्ट लेकर अपने कमरे में आ जाता है और देखता है कि अनुष्क वहाँ पे नहीं है। वो उनमें कहता है, ये कहाँ चला गया? और वो बाहर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दी हो इसने। अब वो ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पास तो अब सोचने का भी टाइम नहीं था। अब वो वॉशरूम में जाता है, अपने हाथ पैर को धुलता है और ड्रेस चेंज करता है और फिर रूम से बाहर निकल आता है और सुपरमार्केट चला जाता है। अब वो सुपरमार्केट में सामान ही खरीद रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे फूमांग आंटी दिखती हैं। फूमांग आंटी उनकी नेबर हैं, जो सरसू के काफ़ी क्लोज़ हैं। वो सरसू को बहुत प्यार करती हैं और उन्हीं का बेटा है ये भाई, जो कि सरसू का दोस्त है, जो कि हायर स्टडीज़ के लिए अभी अब्रॉड गया हुआ है। अब जीशु उन सारे सामान की ट्रॉली के साथ उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। फूमांग आंटी स्माइल करती है और सरसू के सर पे हाथ रखती है और उसे ब्लेसिंग्स देती है। अब फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और अपने अपने सामान को साथ में ही ले रहे होते हैं। फिर वो लोग साथ में ही बिलिंग करवाते हैं और साथ में ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, मतलब वो सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं। फूमांग आंटी सरसू को लिफ्ट ओवर करती हैं, क्योंकि उसके पास काफ़ी सामान था और वो पैदल ही आया था। और फूमांग आंटी तो कार से आई थी, मतलब वो खुद कार ड्राइव करके आई थी, ड्राइवर नहीं था, खुद से ही ड्राइविंग करके आई थी। सो फूमांग आंटी जीशु को लिफ्ट ऑफर करती हैं। जीशु बहुत ज़्यादा मना कर रहा होता है, पर फूमांग आंटी भी जिद पर अड़ी होती हैं। तो अंततः हार मानकर वो मान जाता है और उनके साथ घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी जो रॉन्ग साइड से कार आ रही होती है वो आती है और इस कार को टक्कर मार देती है बहुत बुरी तरह से। सामने वाली गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके कारण टक्कर भी बहुत भयानक हुई थी और दोनों गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ था और उसके अंदर बैठे जो इंसान थे उन्हें भी बहुत चोट आई थी। जो सामने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था उसे बहुत चोट आई थी, वो तो ऑन द स्पॉट ही मर गया था
और यहाँ पर हुआ आंटी को बहुत चोट आई थी। लाइक उनके सर से बहुत खून निकल रहा था, उनका सर स्टैंड पे गिर गया था, उन्हें बहुत खून बह रहा था। और जो हमारा जीशू था उसे भी चोट आई थी, पर वो अभी होश में था। वो किसी तरह से हुआ आंटी को कार से बाहर निकालता है और वहाँ से गुजरती हुई कार और जो भी कुछ व्हीकल्स जा रहे थे उनसे हेल्प मांग रहा होता है कि वो हॉस्पिटल ले जाने में सर्जरी की हेल्प करे आंटी को, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बचाए फूफा आंटी को। तभी उसे अनिश का ख्याल आता है और वो मन में ही कहता है, अनिश तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। और अनिश जो होता है वो अभी अम्यूज़मेंट पार्क में होता है और जो बच्चों वाला झूला होता है ना, उसमें बच्चे झूल रहे होते हैं, वो उन्हें ही देख रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है वहाँ पर। तभी उसे जीशू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे हेल्प मांग रही होती है। वो तुरंत से ही उस स्थान पर पहुँच जाता है और देखता है कि जीशू एक औरत के पास बैठा है और बहुत रोए जा रहा है। अनिश वहाँ पर आता है और कहता है, जीशू उसकी तरफ देखता है और कहता है, अनिश 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 प्लीज़ कुछ करो, मेरी आंटी को बचा लो, मेरी आंटी को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आंटी को बचा लो, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी आंटी को बचा लो, कुछ भी करो मेरी आंटी को बचा लो। अब जो अपना अनिश होता है वो जीशू से कहता है, सर्वप्रथम रोना बंद करो, मुझे शोर पसंद नहीं है। अब जीशू तुमसे चुप हो जाता है। अब उसे इस समय अनिश की बात माननी थी तो वो चुप हो जाता है और फिर धीमे से कहता है, मेरी आंटी को बचा लो प्लीज़। अनिश कहता है, मैं अगर इनकी श्वास चल रही होगी तभी नहीं बचा सकता हूँ, मैंने स्पर्श नहीं कर सकता, तुम इन्हें स्पर्श करो और देखो इनकी श्वास चल रही है कि नहीं। अब जीशू उसकी बात पे नोट करता है और कांपते हाथों से वो जो हुमा आंटी होती है उनका हाथ चकरता है तो उनकी सांसें चल रही होती हैं। अब जीशू बहुत होपफुल नज़रों से अनिश की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ इनकी सांसें चल रही हैं। तो अनिश कहता है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो कहता है, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए अभी। जीशू कहता है, अरे तुम्हें जो लेना ले लो, बस आंटी को बचाओ। अब जो अनिश होता है वो जीशू की बॉडी को तुरंत से पोजेस कर लेता है और जीशू की आँखें वापस से ब्लू हो जाती हैं। अब जो जीशू होता है यानी कि अनिश उनके उसी जगह पर सर के हिस्से पर हाथ रखता है जहाँ पर उन्हें चोट लगी थी और उसे हील करने लग जाता है। और फिर उनके हाथ पैर में जहाँ हल्की हल्की चोट लगी थी वो उस जगह को भी हील कर देता है। अब जो अनिश होता है वो आंटी को पूरी तरह से ठीक करने के बाद जीशू का शरीर छोड़ देता है। अब जीशू की सोल वापस से फ्री हो जाती है और जैसे ही जीशू अपने सेंस में आता है वो फूमा आंटी को देखता है, उनके पास आता है और उन्हें हग कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। जीशू फिर अनिश की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे ऐसा कभी नहीं भूलूँगा। तो अनिश कहता है, वैसे तो मैं से सब कहने की आवश्यकता नहीं थी, मैं यहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ, परंतु तुमने अभी कुछ क्षण पहले कहा था कि तुम कुछ भी करोगे यदि मैं तुम्हारी आंटी के प्राण बचा लूँ। जीशू कहता है, हाँ मैंने कहा था। तो अनिश कहता है, भूलना मत इस बात को, क्योंकि यदि कोई मुझे इस प्रकार का वचन देता है ना तो वो वचन तो मैं उसके शव से भी पूरा करवाता हूँ, तो स्मरण रखना इस बात को। जीशू कहता है, हाँ रखूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। अब जीशू की नज़र अनिश के पीछे जो फूमा आंटी की कार थी उस पर जाती है। वो कहता है, अनिश। जीशू को अनिश देखता है और कहता है, वो कहता है, वो कार वो फूमा आंटी के पति ने उन्हें शादी की सालगिरह पे गिफ्ट की थी। अब अनिश कहता है, गिफ्ट? भाई गिफ्ट क्या है? तो वो कहता है, घर चल के समझाता हूँ ना, पर फ़िलहाल के लिए तुम इस कार को ठीक कर सकते हो। अनिश उस गाड़ी को देखता है और कहता है, ये यंत्र मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्षमा करना मैं नहीं ठीक कर सकता इसको।
शिशु कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, प्लीज़ इसे ठीक कर दो प्लीज़। वो पपी ऐसा मुँह बनाता है, अनुष्का उससे देखता है और कहता है उचित है उचित है, प्रयास करूँगा। अब शिशु खुश हो जाता है और फिर वो हुमा आंटी को उठाता है और वहाँ पर एक बेंच लगी होती है, वहाँ पे उन्हें डाल देता है। अब कार में जो ऊपर की चोट आई होती है, लाइक जो वो गाड़ी पिचक गई थी, शीशे टूट गए थे, वो सब चीज़ें वो ठीक करने को बताया था। अनिश उन सबको ठीक भी कर देता है, लेकिन अंदर की चोट का तो मतलब अंदर जो डैमेज है तो वो थोड़ी ना ठीक कर लेगा, उसे पता ही नहीं। तो अब अनिश कहता है इतना ही कर सकता हूँ मैं। जिशु कहता है कोई बात नहीं, इतना फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, बाकी आंटी फिर ठीक करवा ही लेंगी। फिर जिशु जो होता है आंटी की तरफ देखता है और कहता है इन्हें होश कब तक आ जाएगा अनिश। अनिश कहता है जहाँ तक मेरा अनुमान है कुछ समय में इनकी मूर्छा टूट जाएगी। फिर जिशु कहता है अब अनिश कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। अनिश कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भयभीत होने वाली अब कोई बात रही ही नहीं, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो, तुम्हारी आंटी बिल्कुल ही स्वस्थ है। अब जिशु वापस से अनिश की तरफ देखता है और कहता है आज अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अनिश कहता है मृत्यु होती तुम्हारी आंटी की, परंतु जो हुआ ही नहीं उसके विषय में सोचकर दुखी क्यों हो रहे हो। अब जिशु कुछ नहीं बोलता है, फिर वो कहता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अनिश कहता है जिस क्षण से तुमने मुझे प्राप्त किया है उसी क्षण से हमारे मध्य एक बंधन बन गया है, जिससे जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊँगा। अब ये बात सुनकर जो हमारा जिशु है वो अनिश को देखने लग जाता है और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, और ये स्माइल कोई ऐसी वैसी स्माइल नहीं थी, वैसी वाली स्माइल थी। और जिशु उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और फिर कहता है कभी भी। तो अनिश कहता है हाँ कभी भी। अब जो जिशु होता है वो वापस से हुमा आंटी की तरफ देखता है और कहता है हम इन्हें घर नहीं ले सकते। तो अनिश कहता है बिल्कुल नहीं। जिशु कहता है क्यों। अनिश कहता है क्योंकि मैं इन्हें स्पर्श कर नहीं सकता और मैं पुनः तुम्हारे शरीर को धारण भी नहीं करूँगा। जिशु कहता है परंतु क्यों। तो अनिश अब उसकी तरफ देखता है और कहता है दशा देखो अपने शरीर की, केवल 2 बार मैंने तुम्हारे शरीर को धारण किया है और तुम्हारा शरीर इतना अधिक दुर्बल हो गया है। यदि इस बार मैंने तुम्हारे शरीर को धारण किया तो हम दोनों नहीं जानते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारा शरीर एक साधारण मनुष्य का है और मेरी शक्तियाँ मैं असाधारण, तुम ये सब झेल नहीं सकते। तो जिशु फिर से देख के स्माइल करता है और कहता है तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। अब अनिश को हल्का गुस्सा आता है और कहता है पुनः वही बात का ताब ही नहीं, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो मुझे वहाँ जाना होगा और लोगों के बीच जो कि पता नहीं कैसे होंगे, मुझसे क्या करवाएंगे। इस कारणवश मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, कुछ तुम्हारे लिए कुछ अपने लिए। तो इनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करो, उसके पश्चात इनके घर ले जाना। जिशु नोट करता है और कहता है ठीक है। अब कुछ समय बाद हुमा आंटी को होश आता है और उसके बाद वो इतने सवाल पूछती है ज़्यादा जिशु से कि वो ज़्यादा थक जाता है जवाब देते थे। कितना ही झूठ बोले वो कि उन्हें क्या हुआ, चोट कैसे नहीं लगी, गाड़ी ऐसी ठीक ठाक कैसे है, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी को खरीद क्यों नहीं आई, फलाना ढिमकाना। वो बहुत सवाल पूछती है और जिशु उनके कुछ सवालों का जवाब देता है और कुछ को टाल जाता है। अनिश वहीं होता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है और जिशु उन्हें उनके घर छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद अपने घर आता है। अब उसे लेट भी हो गया था और सामान भी उसके पास नहीं था, सामान तो सब गाड़ी के साथ ख़राब हो गया था, मतलब जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो आंटी का और निताशा दोनों का सामान ख़राब हो चुका था। अब जिशु आता है तो मिसेस जाओ, युवान और लुओ तीनों साथ में आते हैं। प्रिंस आ गया था, वह प्रिंस अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अब मिसेस जाओ कहती है कहाँ था मेरा राजकुमार। तो जिशु कहता है आई एम सॉरी मॉम, वो हुमा आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं के साथ था।
अब मिस्सा कहती है अच्छा उनके साथ थे, दूसरों की तो बड़ी चिंता होती है, अपने घर का ख्याल नहीं आता। जो लिस्ट थी इसका सामान कहाँ है, नालायक कहीं का, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। अब वो शिशु को अनाप शनाप उल्टे सीधे बोले जा रही होती हैं और युवान और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अब जो शिशु होता है वो चुपचाप सुन रहा होता है और तभी वहाँ पे अनुष्का आ जाता है और वो ये सब देख रहा होता है, तो उसे अब शिशु के लिए बुरा लगता है क्योंकि शिशु उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करता नहीं था ना, तो जब शिशु के साथ कोई ऐसा करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वो क्या करता है, शिशु की जो सोच होती है उसे कंट्रोल कर लेता है। अब शिशु एकदम से ही अनुष्का के कंट्रोल में आने के बाद एकदम से ही जो मिसेज़ होती है उन पे चिल्लाता है और कहता है तो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, सारा सा सामान क्या भूल के आ गया हो, तुम लोग तो सर पे चढ़े जा रहे हो। अब उसके सामने खड़े युवान, मिसेज़ जाओ और लुओ तो उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि शिशु जैसा इंसान था ना, वो ऊंची आवाज़ में बात तो छोड़ो, नज़र उठा के देखता भी नहीं था मिसेज़ जाओ को, और इस समय वो इतनी ऊंची आवाज़ में उनसे बदतमीज़ी कर रहा था। तो वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो हाथ उठाने वाली थी तभी शिशु उनका हाथ पकड़ता है और कहता है हाथ संभाल के, संभाल के, इस उम्र में हड्डियाँ टूटती है ना तो बड़ा तकलीफ़ देती हैं, समझी। और ऐसे हाथ एकदम से झटक देता है और अनिश देख रहा होता है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और युवान आता है उसके पास और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ का अपमान किया तुमने। तो शिशु जो होता है युवान को इतनी तेज़ तमाचा मारता है, वो नीचे गिर जाता है और कहता है लो तुम्हारा भी कर दिया अपमान, बराबर हो गया सब। अब ये शोर शराबा सुन के जो प्रिंस होता है वो अपने कमरे से बाहर आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो होती है उस तरफ देखती है और कहती है भैया देखिए ना इस इंसान को क्या हो गया है, इसने 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 मोमो पे हाथ उठाया। प्रिंस नीचे आता है और कहता है लुओ तुम चुप रहो, मुझे पता है कि उन्होंने झूठ बोलते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन अभी जो सीन चला था उस पर उसे ध्यान देना था। वो कहता है जिशु क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। तो जिशु कहता है तुम इस मैटर से ना दूर रहो, जब कुछ पता ना हुआ करे ना तो मुंह मत खोला करो अपना। तो जिशु को प्रिंस देखता है और कहता है तुम्हें तुम्हें क्या हुआ है। तो जो युवान होता है वो कहता है भैया मैं बताता हूँ। तो जिशु कहता है हाँ बताओ, और वो उसकी तरफ देता है तो युवान फिर चुप हो जाता है। तो प्रिंस उसकी तरफ देखता है, कहता है क्यों डरा रहे हो मेरे भाई को, क्या हुआ है। जिशु कहता है तुम लोगों के पास बहुत समय होगा, मेरे पास नहीं है, अपनी माँ और अपने भाई बहनों से पूछते रहना, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अनुष्का उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब जो प्रिंस होता है वो तो बस देखता ही रहता है जिशु को। फिर वो युवान को ज़मीन से उठाता है जिसे लग गई थी चोट अच्छी खासी, मतलब इतना भी चोट नहीं लगी थी पर घुटनों पे लग गई थी। सो उसे उठाता है और मिसेस को देखता है जो अभी भी शॉक में ही थी। फिर वो उन तीनों को कहता है आप लोगों के ही कर्म है जो आज वो ऐसा बिहेव कर रहा है, आप लोग हमेशा उसे नौकरों की तरह ट्रीट करते थे ना, अब गुबार है अंदर, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही ना। फिर मिसेस कहती है वो ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। तो प्रिंस कहता है जो इंसान बोता है ना वही काटता है, आप लोगों के ही कर्म है जो आपके समक्ष आ रहे हैं। तो युवान कहता है आप भी मम्मी से बात कर रहे हैं। तो युवान को प्रिंस कहता है तुम ना चुप रहो, तुम्हें जो ये थप्पड़ मिला है ना सही मिला है। फिर वो मिसेस से कहता है क्या करवाना था आपको उससे, मैं कर देता हूँ। वो कहती है पर ये सब काम तो, वो कहता है जीशु के नहीं है, घर में सब रहते हैं ना तो सबके काम होने चाहिए, वो अकेला क्यों करे। लिस्ट दे रही है फिर मैं जाऊँ वापस से कमरे में। तो कहती है दे रही हूँ। फिर वो उसे लिस्ट देती है और वो चला जाता है सामान लेने। अब जीशु अपने कमरे में आता है और जो हमारा अनुष्का होता है वो उससे अपना काबू छोड़ता है और जीशु तुरंत ही बेड पे गिर के बेहोश हो जाता है। उसकी बॉडी इस समय पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और वो इतनी सारी थकान के कारण बेहोश हो गया था। अब अनुष्का जो होता है उसे देख रहा होता है और कहता है क्षमा करना, परंतु ऐसी एक झलक तुम्हारे घर वालों को दिखाना आवश्यक था। अब हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार्य विद्या कर रही होती है और सार्श को पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। वो सुबह से करने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी शक्तियाँ काम कर ही नहीं रही होती हैं।
वो उस आदर्श को ढूंढ नहीं पा रही होती, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं कर पा रही होती है वो, लाइक कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। और अब उसे गुस्सा आता है और वो उस कैंडल के सर्कल से बाहर जाती है और कहती है क्या है वो जो मुझे रोक रहा है, क्या करूं, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं। अब वैनिंग वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना। जियांग कहती है कुछ ठीक नहीं है। वैनिंग कहता है हुआ क्या है। जियांग कहती है मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, सुबह से कोशिश कर रही हूँ पर मेरी शक्तियाँ उस तक पहुँच ही नहीं रही हैं। मैं कुछ भी कर रही हूँ पर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं, नथिंग। अब फैनिंग कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग कहती है हो सकता है, आई एम वेरी श्योर कि अनिश ने उस लड़के के आसपास कोई कवच बनाया है जिसके कारणवश मेरी शक्तियाँ उस तक जा ही नहीं रही हैं, मैं उस पर अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ। तो वैनिंग कहता है तुम परेशान मत हो जियांग, मेरे पास एक और प्लान है। जियांग उसको देखती है और कहती है प्लान। वो कहता है प्लान बी, उस लड़के का स्केच है मेरे पास, हम उसे दूसरी तरह से भी तो ढूंढ सकते हैं। जियांग कहती है आर यू श्योर वैनिंग, ये आइडिया काम करेगा। वो कहता है बिल्कुल काम करेगा, और हमारे इस आइडिया के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की ट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता जितना मैंने उसके बारे में सुना है, सो ये आइडिया काम कर सकता है। जियांग कहती है वैनिंग तुम अनिश को लाइटली ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जब वो लास्ट टाइम पृथ्वी पर आया था तब स्केचेस या पेंटिंग्स नहीं हुआ करती थी। वैनिंग कहता है हुआ करती होंगी, मैंने कब कहा नहीं हुआ करती, लेकिन अगर उसे इस आइडिया के बारे में ध्यान होता ना तो वो इस चीज़ का भी कोई ना कोई उपाय निकाल चुका होता। उसने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब उसे इस बारे में नहीं पता है। सो प्लीज़ मुझे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने दो। जियांग कहती है गो अहेड, आई एम विथ यू। वैनिंग स्माइल करता है, जियांग भी स्माइल करती है। वैनिंग जाने लगता है, जियांग फिर उसे रुकती है और कहती है थैंक यू वैनिंग। वैनिंग फिर उसे स्माइल देता है और कहता है इट्स नथिंग, और कह के चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद जियांग मन में ही कहती है पता नहीं है ना हो तो मेरा क्या हो, मेरा गुस्सा तो मेरे सारे काम ख़राब कर देता है। अब यहाँ से हमारा सीन नेक्स्ट डे को होता है। नेक्स्ट डे हमारा जाविश होता है, वो उठ जाता है और उसे अच्छा लग रहा होता है, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही होती है, सारी थकान उसकी दूर हो गई होती है। वो तैयार होता है, ब्रेकफास्ट बनाने आता है, तो आज उसे पता था कि आज युवान और लोग की छुट्टी है स्कूल की, तो सब लोग जो थे मतलब उनकी फैमिली में कोई उठा नहीं था, मतलब प्रिंस तो उठा था, वो उठ के चला गया था कॉलेज, और वो लोग जो 3 लोग थे वो सो ही रहते। तो जीशु अपने हिसाब से कुछ नाश्ता बना देता उन लोगों के लिए और चला गया था फिर ऑफिस। अब जो अनिश था वो जब जीशु उठा तभी से घर पे था नहीं, तो जीशु ने भी सोचा कि बाहर कहीं घूम रहा होगा, और उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना ऑफिस में जाके काम करने लग जाता है और अब शाम हो जाती है। अनिश तो अपना बाहर घूम रहा होता है इधर उधर। अब यहाँ जो ऑफिस के लोग होते हैं ना, लाइक साविश के कलीग, वो ना पार्टी करने का सोचते हैं, मतलब ऑफिस से निकलने के बाद किसी रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करना, ऐसे खाना पीना खाना, बातें करना, इसका प्लान बनाते हैं। तो वो लोग जाविश से भी पूछते हैं, वो नया आया था तो उसको वो लोग कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि जाविश ज़्यादा बात नहीं करता था, वहाँ पे शांति रहता था, लेकिन फिर भी वो लोग उससे चेयर अप करने की कोशिश करते थे कि लाइक थोड़ा घुल मिल ले यहाँ पर, यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाए। तो वो लोग उससे पूछते हैं, जीशु मना ही करता है क्योंकि उसे घर जाकर घर के काम भी करने होते थे, पर वो बहुत फोर्स करते हैं तो जीशु को मानना पड़ता है। अब अपने कलीग्स की बात नहीं मानेगा तो यहाँ भी तो बुरा बन जाएगा फिर, तो वो मान जाता है। अब वो सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं ऑफिस की बात से। अब वो सब अपना अपना ऑर्डर देकर वहीं पे बैठे हुए होते हैं, मतलब जो उन्हें ऑर्डर देना होता है वो वेटर को दे दिए होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। तभी जीशु होता है, उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन की स्क्रीन पे देखता है तो उसकी आंखें ही चमक जाती हैं क्योंकि वो कॉल ये बाई का था। अब वो कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ी दूर आ जाता है उस जगह से जहाँ पर वो लोग सब डिनर करने वाले थे, वहाँ से थोड़ा दूर आ जाता है और ये बाई का कॉल पिक करता है। जीशु कहता है हेलो हेलो बाई,
भाई दूसरी तरफ से कहता है, हाय यार तुम्हारी आवाज़ सुन के कितना सुकून मिल रहा है, कितना टाइम हो गया तुम्हारी आवाज़ सुने बिना। सो जीशु कहता है, हाँ तभी तो कॉल नहीं करते। तो भाई कहता है, यार स्टडी में बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। जीशु कहता है, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, आई नो कि तुम बिजी थे, मैं तो वैसे ऐसे ही बोल रहा था। वो कहता है, कैसे हो? जीशु कहता है, ठीक हूँ। तो वो कहता है, मैं भी कैसा स्टूपिड सवाल कर रहा हूँ, जब तक वहाँ रहोगे तुम कैसे ठीक हो सकते हो? जीशु कहता है, भाई भाई कहता है, ओके ओके नहीं करूँगा वहाँ की बात। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। सो जीशु कहता है, सरप्राइज़? किस सरप्राइज़? ये भाई कहता है, कल की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। अब ये सुनकर जो हमारा जीशु था वो बहुत खुश था। वो कहता है, सच में? तो भाई कहता है, हाँ पर प्लीज़ तुम मम्मा को कुछ मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं उन्हें ना सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, उनका ना शॉपिंग वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, प्लीज़ उन्हें कुछ बताना प्लीज़। तो जीशु कहता है, इतना प्लीज़ मत बोल, मैं नहीं बताऊँगा नहीं बताऊँगा। खुश? भाई कहता है, बहुत खुश। अब वो लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ये भाई जो था वो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था और जीशु से वो बहुत प्यार करता था, मतलब वो दोस्ती वाला प्यार, और जीशु भी उससे बहुत प्यार करता था। उसकी फैमिली भी जीशु को बहुत मानती थी और ये भाई शुरू से ही जीशु के हालातों को जानता था क्योंकि वो उसका नेबर जो था, इसीलिए वो जीशु की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लाइक बिल्कुल पसंद नहीं करता, उस फैमिली के एक भी सदस्य को पसंद नहीं करता था। ये भाई और फूफा आंटी तो ये भी चाहते थे कि जीशु उनके साथ आके रहे, पर जीशु ये भी मंजूर नहीं करता है। उसके लिए वो फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उन लोगों को नहीं छोड़ सकता था। वो जीशु की लाइफ प्रॉब्लमेटिक तो थी, लेकिन ये भाई के साथ जो उसकी लाइफ थी वो उतनी दुखद नहीं लगती थी उसे। वो खुश था ये भाई के साथ, उसकी फ्रेंडशिप के साथ, फूफा आंटी के साथ। लेकिन फिर ये भाई को हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा और जीशु वापस से अकेला हो गया। ऑब्वियसली फूफा आंटी थी उसके साथ, पर दोस्तों की तो बात ही अलग होती है ना। सो बैक टू द स्टोरी। हमारा जीशु ये भाई से बात कर रहा होता है और वो थोड़ा आगे तो खड़ा ही था और जहाँ पर वो खड़ा था उसके पीछे दीवार थी। अब रेस्टोरेंट के अंदर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इन्हें मास्क पहने हुए होते हैं और ये गुंडे वैनिंग के आदमियों की तरफ से थे जिन्हें वैनिंग ने वो जो स्केच था वो सर्कुलेट करवा दिया था। और उन लोगों ने अपने सोर्सेस से पता किया था कि जीशु अभी यहाँ इस रेस्टोरेंट में है। वो सब लोग अभी आ जाते हैं और वहाँ पर सभी से पूछने जाते हैं कि ये इंसान कहाँ देखा है। वो स्केच लिए होते हैं ना हाथ में, कहाँ है वो, सब उनसे पूछ रहे होते हैं। और जो जीशु के जो कलीग्स थे वो सब भी डर जाते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं, पर वो लोग कुछ बताते नहीं हैं क्योंकि उन्हें वो इंसान ठीक नहीं लग रहे थे, मतलब वो जो लोग थे वो ठीक नहीं लग रहे थे, वो बताते नहीं हैं। अब जीशु भी उन लोगों की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि शोर तो इतना मचा ही रहते वो लोग, और उनके हाथ में अपना स्केच भी देख लेता है। वो बहुत घबरा जाता है। वो भाई से कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। भाई भी बहुत वरीड हो रहा होता है। वो जीशु से पूछ रहा होता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, पर जीशु कुछ भी नहीं बोलता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है अपना। और वो वहाँ से दूसरी तरफ भागने लग जाता है और वो सब लोग अब पानी की तरह पूरे रेस्टोरेंट में फैल जाते हैं और जीशु ढूंढने लग जाते हैं। जीशु तुरंत से कैसे कैसे करके दूसरे फ्लोर पे आता है और बहुत घबराया हुआ होता है और वहाँ वो लोग भी दूसरे फ्लोर पे आ गए होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं। जीशु एक जगह पर छुपकर खड़ा हुआ होता है जिसके बगल में एक कमरा था और जहाँ पर वो खड़ा था उससे ना लग के थोड़ा आगे की तरफ दीवार थी। तो वो जो लोग थे वो उस जगह थे ज़रूर, पर उन्हें जीशु दिख नहीं रहा था क्योंकि वो आड़ पड़ गई थी उस दीवार के कारण। अब जीशु ऐसा फंसा था कि वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था कि अगर वो ज़रा सा भी शोर करेगा तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। उन्हें पता लगा कि यहाँ पे कोई है और वो लोग अब उसी की तरफ आने लग जाते हैं, लग जीशु की तरफ। जीशु को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो फिर मन में कहता है, हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूँ अब। फिर उसे तुरंत अनिश का ख्याल आता है और उसने कहा था कि अगर तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो वो बस कहता है, अनिश अनिश तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज़। ऐसे बोल रहा था मन में, तभी उस कमरे का गेट खुलता है और उससे एक हाथ निकलता है जो जीशु को अपनी तरफ खींचता है। और वो इतनी जल्दी उसने खींचा था ना कि जीशु से चिल्ला भी नहीं पाया था। वो उसे खींचकर कमरे के अंदर बंद कर लेता है और वो एक मेल का हाथ था, मतलब उसे जिसने खींचा था वो एक आदमी था।
अब वो लोग उस जगह पे आ जाते हैं तो उन्हें तो कोई मिलता नहीं है। और वो कमरा ना ऐसा था कि वो अंदर से उस इंसान ने बंद किया था, पर गेट बाहर से लॉक लग रहा था कि गेट बाहर से लॉक है। अब उन्हें तो ज़ाहिर वहाँ दिखता नहीं है, गेट भी बाहर से लॉक था, तो वो लोग वहाँ से चले आते हैं। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का जिसने ज़ाहिर को अंदर खींचा था, वो ज़ाहिर को एक दीवार की तरफ पुश किया हुआ होता है और उसके मुंह पे हाथ रखे हुए होता है। ज़िशु बहुत कोशिश कर रहा होता है कि उसका हाथ अपने मुंह से हटा दे, पर उस इंसान की ग्रिप बहुत अच्छी थी ज़ाहिर के होंठों पर। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था और ज़ाहिर बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं छुड़ा पाया था उससे अपना हाथ। अब वो ज़ाहिर की तरफ देखता है जो कि बहुत पैनिक कर रहा होता है और वो ये बात समझ भी रहा होता है। तो वो फिर ज़ाहिर से कहता है, मुख से हाथ हटा रहा हूँ, चीखने चिल्लाने का प्रयास न करना, कृपया करके विनती है तुमसे। अब साशु उसके यहाँ पे नोट करता है और वो इंसान अपना हाथ हटा देता है उसके चेहरे से, मतलब उसके मुंह से हटा देता है। अब साशु जब उसके हाथों से फ्री हो गए थे तो वो इस इंसान की तरफ ध्यान से देखता है। वो इंसान जो था उसे साशु ने पहले कभी नहीं देखा था। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी हाइट ज़ाहिर से थोड़ी ही ज़्यादा बड़ी थी। काले बाल, पिंक लिप्स, गोरा रंग और दो सबसे विचित्र चीज़ें। पहली, उसकी आंखें नीली थी, नीली आंखें। और दूसरी सबसे विचित्र चीज़, उसने साओ ज़िशु के वस्त्र पहने हुए थे। साशु उसे देखता है, मतलब उसके चेहरे को, अपने कपड़ों को देखने लग जाता है। फिर वो और ज़्यादा थोड़ा नर्वस होने लगता है, पैनिक होने लगता है। वो कहता है, कौन हो तुम? हाँ, तुमने तुमने मेरे ड्रेस क्यों पहन रखे हैं? कौन हो तुम? हाँ, वो वापस से पैनिक होने लग जाता है। तो वो जो इंसान था वो कहता है, देखो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीशु कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अब जीशु घबराहट में जो गेट था उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तो वो इंसान लाइट की स्पीड में आके गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जीशु, मैं कह रहा हूँ ना, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो जीशु होता है वो उसकी आवाज़ को सुनता है, मतलब उसने जो कहा उसे सुनता है, और अब वो रियलाइज़ करता है कि ये इंसान उतनी देर से उससे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहा है और उसे इसका नाम भी पता है। और ये सब चीज़ें तो अनिष्क जानता था ना। अब वो कहता है, तुम तुम कौन हो? वो जो अपना वो सामने वाला इंसान होता है वो स्माइल करता है और कहता है, शीशु, मैं अनिष्क हूँ, मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। एंड गाइस, वेट इज़ ओवर। जानती हूँ बहुत वेट करवाया है, पर फाइनली हमारे पेन केसिंग की एंट्री हो गई है, जो कि अब अनिष्क का होस्ट है और साजिश का होने वाला लवर है। सो बैक टू द स्टोरी। अब जो हमारा साउथ शो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अनिष्क को किसी इंसान की बॉडी में देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपनी बॉडी में तो उसे फील किया ही था, पर उसे ये आश्चर्य हो रहा था कि किसकी बॉडी है और वो उसे देखे जा रहा होता है। वो फिर उससे कहता है, तुम 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 सच में अनिष्क हो? सो वैन कहता है, हाँ, मैं अनिष्क ही हूँ। एंड गाइस, अब से हम इसे वैन ही कहेंगे। वो स्वयं से अपने आप को अनिष्क बताया तो वो उसका अपना सीन है, परंतु हम इसे वैन ही कहेंगे। अब जीशु तो उसे देखे ही जा रहा होता है। उसे अब आंसू आने लग गए थे, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले सोचा था कि आज वो मर ही जाएगा। अभी अनिष्क ना आता तो वो मर ही जाता। अब जीशु की आंखों से ना बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रो जा रहा होता है, मतलब वो साइलेंट क्राई होता है ना, कि मतलब मुँह से आवाज़ नहीं निकलती, बस आंसू निकलते रहते हैं। तो वही उसके साथ हो रहा होता है। उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं और अनिष्क उसे देखता है, मतलब ओह वैन उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ जीशु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। अब जीशु एकदम से ही उसके गले आके लग जाता है और रोने लग जाता है। एंड वैन का तो दिमाग ही ब्लैक हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है, सॉरी। वो समझ नहीं पाता कि लाइक हुआ क्या। ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसे किसी ने गले लगाया था। वो एकदम से ही शॉक में ऐसे खड़ा होता है और जीशु उसके गले लग के रोने लग जाता है और कहता है, तुम नहीं आते तो ये लोग मुझे पक्का मार देते। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ।
आई एम श्योर ये वही लोग हैं जो तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे लगा था मुझे मार देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम आ गए। वो कहता है घर चल के इसका अर्थ बताना मुझे। तो जिसे स्माइल करता है कि तब बता दूंगा। अब वैन को तो पता ही नहीं था कि इंसान को कंसोल कैसे करते हैं, और फिर भी अंदाज़न ही अपने हिसाब से जीशु के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम चिंतित हो ही क्यों रहे थे? मैंने कहा है ना तुमसे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम चिंतित मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो यीशु होता है उसे और टाइट करके हक कर लेता है और कहता है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अनिष्क होता है वो उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रहा होता है और यीशु ऐसे इसके कस के गले लगे हुए होता है। एक्चुअली ना यीशु काइंड ऑफ अट्रैक्टेड है अनिष्क की तरफ। इट्स अ स्ट्रेंज बट फिर भी वो एक लवसिक गाय है जिसे बचपन से कभी भी किसी का प्यार, किसी की केयर मिली नहीं। ये बाई की ही मिली है, उसकी फैमिली की मिली है, पर ये बाई भी उससे काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं है। तो अनिष्क जब उसकी तरफ अपनी केयर दिखाता है, हालांकि वो ऐसे दिखाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो फिर भी उसकी फ़िक्र करता है क्योंकि उसने उससे अच्छा बिहेव किया था। अनिष्क की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यीशु एज अ लवसिक गाय उसे उसकी केयर, उसका जो उसकी तरफ अच्छा बर्ताव है वो अच्छा लगने लगा है, वो उसे पसंद करने लगा है। पर अभी अनिष्क की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ द केस। मैं आपको कुछ चीज़ें कन्फर्म कर देना चाहती थी एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखें एंड पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। पानी बहुत अनमोल है, अब तो ख़त्म भी हो रहा है, उसकी बर्बादी बिल्कुल ना करें और सफाई रखें, जानवर का ख्याल रखें। जानती हूँ ज्ञान दे रही हूँ पर बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, जय वंशु। हेलो।